हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी पीपीएससी टीचर वाले एग्ज़ाम के लिए, जो कि अभी जल्द ही आयोजित होने वाली है। और ठीक है, तो मैं पिछले वीडियो में मैंने एमसीक्यू के माध्यम से बहुत सारे फैक्ट कवर किए हैं। अब मैं कुछ वन लाइनर के टर्म में आप लोगों को समझाऊंगी और कुछ टॉपिक वाइज। इसी तरह हमारे वीडियोस एक पर एक ईडू क्रांति चैनल के माध्यम से आते जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिए। कहीं भी कुछ काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप लोग इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं बार बार और सीख सकते हैं बहुत कुछ ईडू क्रांति के द्वारा। तो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या होता है? देखिए, नंबर 1 स्लाइड में लिखा हुआ है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाते हैं। बायोलॉजी दो शब्द से मिला है, किसके किससे? बायो और प्लस लोगी। बायो का अर्थ होता है लिविंग और लोगी का अर्थ स्टडी होता है। ठीक है, अब सजीव के लक्षण क्या होता है? देखिए, ग्रोथ, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, एक्सक्रेशन यानी वृद्धि, श्वसन, पोषण, पाचन की प्रक्रिया, उत्सर्जन की प्रक्रिया। बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? तो लेमार्क और ट्रेविडेनस ने दिया था। बायोलॉजी के दो प्रमुख शाखा हैं, कौन कौन? बॉटनी और जूलॉजी यानी वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। ठीक है, बॉटनी क्या होता है? तो वनस्पति विज्ञान जो होता है कि वनस्पति पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करना। ठीक है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस है। कौन है? थियोफ्रेस्टस हैं। और इनकी पुस्तक है कौन सा? तो इनकी पुस्तक है द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। ठीक है, द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। ठीक है, इन्होंने 500 वनस्पतियों का वैज्ञानिक नाम दिया था। अब जूलॉजी में आता है। जूलॉजी एनिमल ह्यूमन बीइंग के बारे में बताया गया। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं, एरिस्टोटल। और इनकी पुस्तक कौन सी है? तो इनकी पुस्तक है आपकी द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलियम। ठीक है, याद रखना, द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलियम। और इसमें इन्होंने 500 जंतुओं का वैज्ञानिक नाम दिया है। ठीक है, अब हम लोग देख लें। देखिए यहाँ पे सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद बॉडी दिया हुआ। यानी कि हमारा जो बॉडी बनता है ना, वो सबसे पहले एक सेल होता है, एक छोटा सा सेल होता है। सेल जो है, सेल मिल के बनाता है टिश्यू, टिश्यू मिल के बनाता है ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन बहुत ज़्यादा मिल के बनाता है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से हमारा बॉडी बनता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, कोशिका एवं कोशिकांग, संरचना एवं प्रकार। ठीक है, देखिए इसको देखते हैं। देखिए, स्टडी ऑफ सेल क्या होता है? तो साइटोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद सेल, इसको क्या बोलते हैं? सेल इज ए यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि सेल जो होता है किसी भी जीवन की कार्यात्मक इकाई होती है, छोटी सी। सेल इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब देखते हैं कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी क्या कहता है। तो वनस्पति विज्ञान शास्त्री स्लाइडेन एवं जंतु विज्ञान शास्त्री स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। कौन कौन? तो वनस्पति विज्ञान शास्त्री स्लाइडेन है और जंतु विज्ञान शास्त्री स्वान है, और उन्होंने कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जिसके अनुसार क्या है कि सभी जीवों का शरीर कोशिका और कोशिका के उत्पादों से मिलकर बना होता है। सही है, अब आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट हुक क्या है? रॉबर्ट हुक जो 1665 में सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी, जो एक मृत कोशिका थी। और सबसे पहले जीवित कोशिका बोलेगा आपको, जीवित कोशिका। तो जीवित कोशिका जो कि प्याज की कोशिका थी, उसकी खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीव की सबसे पहली कोशिका तित सेल की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। जो जीव की सबसे पहली कोशिका तित सेल की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। और सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? जो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है ना, ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वो सबसे बड़ी कोशिका है। और सबसे छोटी कोशिका बोलेगा तो वह बैक्टीरिया में होता है। बैक्टीरिया में माइकोप्लाज्मा ग्लास पैक्टिकम। ठीक है, ये सबसे छोटी कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी जो होती है, लार्जेस्ट कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वह तंत्रिका कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका आप लोग देख सकते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तंत्रिका कोशिका है। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका बोलेगा तो आरबीसी। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो आरबीसी है। उसके बाद मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या है? तो आरबीसी है। मानव शरीर की सबसे छोटी प्रजनन कोशिका बोलेगा, सबसे छोटी प्रजनन कोशिका। मानव शरीर की सबसे छोटी जो है प्रजनन कोशिका, यहाँ देख सकते हैं आप लोग,
प्रजनन कोशिका स्मॉलेस्ट गैमेट सेल, तो ये स्पर्म है, ठीक है, यानी शुक्राणु। अब हम लोग देखते हैं कि कोशिका के प्रकार यानी कि टाइप ऑफ सेल क्या क्या हैं। तो दो तरह की कोशिकाएं होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। तो देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है कि इन कोशिका में केंद्रक जो होता है ना, केंद्रक इन कोशिका में केंद्रक तथा सुविकसित कोशिकांगों का अभाव होता है। इसमें सुविकसित कोशिकाओं का अभाव होता है किसमें, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। उसके बाद देखते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। तो इन कोशिकाओं में केंद्रक तथा पूर्ण विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं। देखिए उदाहरण क्या है इसका, बहुकोशिकीय जीव यानी कि जिसमें जैसे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण क्या है, तो जीवाणु, विषाणु, एक कोशिकीय जैसे अमीबा हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, और ग्रीन ब्लू एल्गी हो गया, नील हरित सेवन ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, ये सब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं कि कोशिका के भाग क्या है, पार्ट ऑफ सेल। तो कोशिका के भाग दो तरह के होते हैं, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। तो कोशिका भित्ति क्या होता है, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में होता है, और ये क्या चीज़ का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज पौधा का मरा हुआ भाग होता है और सबसे कठोर भाग होता है, भरा हुआ भाग होता है, सबसे कठोर भाग होता है सेलुलोज। सेलुलोज क्या है, तो पॉलीसेकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट। सेलुलोज क्या है, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। पॉली मतलब बहुत सारे सेकेराइड्स को मिलके बनता है पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज। कोशिका भित्ति के कार्य क्या है, तो यह पादप कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। कोशिका भित्ति के कार्य क्या है कि यह पादप कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक वैसे ही जैसे मान लीजिए आपके पेरेंट्स हैं, वो आपको सुरक्षा देते हैं ना लोगों से। जब आपका जॉब नहीं होता है बहुत बार तो लोग ताना मारते हैं, तो वो बोलते हैं कि अच्छा हो जाएगा हो जाएगा, तो अब वो आपको सुरक्षित रखते हैं। तो मान के चलिए कोशिका भित्ति आपके पेरेंट्स हो गए, ठीक है। तो कोशिका भित्ति पादप में को सुरक्षा देता है, जैसे कि हमारे पेरेंट्स हमको सुरक्षा देते हैं, ठीक है। बात है कोशिका झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, तो जंतु और पादप यानी कि जंतु और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। देखिए याद रखिएगा, कोशिका झिल्ली जंतु और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। यह फास्फोलिपिड यानी वसा की बनी है, वसा की बनी होती है, और जैसे कि कोई खराब पदार्थ है कोशिका के अंदर नहीं जाने पाए और अंदर से कोई अच्छी चीज़ बाहर नहीं आने पाए, ठीक है। कोशिका झिल्ली का वही काम होता है कि बाहर से कोई खराब चीज़ नहीं आ पाए, अंदर से कोई अच्छी चीज़ नहीं आ पाए, नहीं जा पाए, ठीक है। अब आते हैं केंद्रक। केंद्रक देखते हैं हम लोग। केंद्रक जिसको न्यूक्लियस भी बोलते हैं, इसकी खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था। यह कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है। इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। देखते हैं सब बोलता है कि कितना दिमाग बड़ा हो गया है इसका, तो दिमाग का बहुत तेज है। तो समझिए ना, ये कोई भी चीज़ जो बड़ा होता है वो दिमाग में ही होता है, मतलब याद करने के लिए। तो यह कोशिका का सबसे बड़ा भाग है। केंद्रक कोशिका का सबसे बड़ा भाग है, क्योंकि कोई भी काम हम लोग दिमाग से ही करते हैं ना। तो इसे कोशिका का दिमाग तथा मैनेजर ऑफ सेल कहा जाता है। केंद्रक को कोशिका का दिमाग, मैनेजर ऑफ सेल कहा जाता है। केंद्रक के अंदर दो प्रकार के अम्ल होते हैं, कौन कौन, तो डीएनए और आरएनए। आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में डीएनए और आरएनए। डीएनए आरएनए कोशिका है, ये गोल सर्किल का बीच में केंद्रक है। केंद्रक के अंदर में डीएनए और आरएनए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए केंद्रक के अंदर दो प्रकार के अम्ल होते हैं, कौन, डीएनए आरएनए हो गया। न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक डीएनए और आरएनए से मिलकर बना होता है, और डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं आरएनए का फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और डीएनए, देखिए डीएनए और आरएनए दोनों के बारे में पढ़ते हैं हम अभी। तो देखिए डीएनए मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था। ये डबल हेलिक्स मतलब संरचना है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। डीएनए जो होता है केंद्रक तथा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में। और प्लांट सेल के प्लास्टिड यानी कि लवक में डीएनए पाया जाता है। डीएनए की संरचना में हाइड्रोजन बंद होता है। याद रखना, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये आपके एग्जामिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। देखिए आपके क्वेश्चन में आएगा कि डीएनए की संरचना में कौन सा बंध पाया जाता है, कौन सा बॉन्ड पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि डीएनए की स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। डीएनए की खोज किसने किया था, तो फ्रेडरिक और मिसर ने किया था। देखिए डीएनए मॉडल बोलेगा तो वाटसन क्रिक दिया था। डीएनए मॉडल को दिया था वाटसन और क्रिक, और खोज बोलेगा तो फ्रेडरिक मिसर। अब आते हैं आरएनए के बारे में। तो आरएनए मॉडल फ्रेडरिक मिसर ने दिया था। कौन दिया था, फ्रेडरिक मिसर ने दिया था। और
ये क्या होता है, सिंगल हेलिक्स मॉडल है। जैसे हम लोग DNA डबल, RNA क्या है, सिंगल हेलिक्स मॉडल है। RNA केंद्रक तथा कोशिका द्रव में पाया जाता है। RNA कहाँ कहाँ पाया जाता है, केंद्रक और कोशिका द्रव में, केंद्रक और कोशिका द्रव में पाया जाता है RNA की संरचना में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। देखिए दोनों में हाइड्रोजन बंध होगा, चाहे वो DNA हो चाहे RNA, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। RNA की खोज किसने किया था, फ्रेडरिक मिशर ने किया था, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए यहाँ पे ये है कि देखिए आगे ये है कि कोशिका के भाग हम लोगों ने पढ़ लिए। अब हम लोग देखते हैं कि देखिए DNA की संरचना के बारे में, DNA जो बना हुआ है वो कैसे। तो देखिए DNA यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, इसकी संरचना में जो है ना 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार होता है, यानी नाइट्रोजेनियस बेस होता है, पाया जाता है। कौन कौन, एडोनिन, एडिनोसिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन। एडिनोसिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन। इसको एडिनोसिन को ए से, थायमिन को टी से और साइटोसिन को जी, सी से, जी को मतलब गुआनिन से डिनोट करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ है। देखिए डबल हेलिक्स मॉडल क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 तार जैसे बना हुआ है, तार टाइप का, तो इसीलिए डबल है। यानी कि देखिए इसके बीच में 2 बॉन्ड होता है, एडेनिन और थायमिन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, और साइटोसिन गुआनिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। देखिए आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक में, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इसकी संरचना, कि 4 नाइट्रोजनस पेयर होता है, बेस होता है, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन। एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ा होता है डबल बॉन्ड के द्वारा, और साइटोसिन गुआनिन के द्वारा जुड़ा होता है ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा। अब हम लोग आते हैं RNA की संरचना में, ठीक है। तो RNA देखते हैं कि इसकी संरचना में भी 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार पाया जाता है, 4 नाइट्रोजनस पेयर पाया जाता है। और एडेनिन जो है ना, इसमें क्या होता है, तो एडोनिन, एडिनोसिन, यूरासिल, साइटोसिन, गुआनिन। एडिनोसिन, यूरासिल, साइटोसिन, गुआनिन। तो देखिए यहाँ पे ए यू से जुड़ा है, जबकि वहाँ पे क्या जुड़ा था, तो ए टी से जुड़ा था, ठीक है। और यहाँ पे ए यू से जुड़ा हुआ है, यानी कि यूरेसिल से RNA में, और ये डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, और साइटोसिन गुआनिन से ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। अब देखिए कुछ विषाणु जैसे कि टोबैको, जैसे देखिए कुछ विषाणु जो कि टोबैको मोजेक वायरस क्यूबिटा बैक्टीरियोफेज में RNA पाया जाता है, RNA अनुवांशिक पदार्थ। जैसे कुछ विषाणु जैसे टोबैको में जो होता है, टोबैको में जो मोजेक वायरस, उसमें जो होता है ना RNA अनुवांशिक पदार्थ है। मतलब एक अनुवांशिक मतलब क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कोई भी गुण ट्रांसफर होना, ठीक है, इसी को बोलते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो DNA के कार्य, देखिए यहाँ DNA के कार्य दिखाया गया है। तो DNA का क्या काम है, कि अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरण करना। जो भी है, जैसे कि आपका लक्षण होता है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आता है। जैसे कि बहुत सारे आपके पापा में लक्षण होगा तो वो आप में आ जाएगा, ठीक है। तो DNA का यही काम है, DNA के कारण ही ऐसा होता है, क्योंकि अनुवांशिक जो जेनेटिक्स आप में, आपके पेरेंट्स या आपके दादाजी किसी में गुण होगा वो आप में ट्रांसफर हो जाएगा DNA के कारण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए कोशिका केंद्रक DNA गुणसूत्र, मतलब कि ये क्रम दिया हुआ है अंदर में कि कैसे सब बना होता है। कोशिका के अंदर जो होता है केंद्रक होता है, DNA होता है, गुणसूत्र और जीन। जैसे कि जीन सबसे मतलब कि क्रोमोजोम होता है, क्रोमोजोम से जीन बनता है, और उसके बाद DNA केंद्रक के अंदर होता है, केंद्रक जो होता है कोशिका के अंदर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते वर्तमान में DNA पर स्थित जीनों को उनके कार्यों के अनुसार 3 भागों में बांटा जा सकता है। देखिए DNA पर स्थित जो है ना जीन को, DNA पर स्थित जो जीन होता है उसको उसके कार्यों के आधार पर 3 भागों में बांट सकते हैं, जैसे सिस्टोन, म्यूटोन, रिकॉन। सिस्टोन, म्यूटोन और रिकॉन। आगे बढ़ते सिस्टोन क्या होता है, तो सिस्टोन क्या है, कि वैसे जीन जो एक विशेष प्रोटीन का निर्माण करते हैं वो सिस्टोन कहलाते हैं, विशेष प्रोटीन का निर्माण करता है। यह जीन की कार्यात्मक इकाई है सिस्टोन। आगे बढ़ते हैं, सिस्टोन के बाद आते हैं हम लोग म्यूटोन। देखिए जैसे वे जीन जो उत्परिवर्तन की क्रिया लाने में सहायक होते हैं म्यूटोन कहलाते हैं, यह उत्परिवर्तन की इकाई है। अब आते हैं रिकॉन के बारे में। देखिए वे जीन जो क्रॉसिंग ओवर द्वारा अलग हो जाते हैं रिकॉन कहलाते हैं। क्रॉसिंग ओवर द्वारा क्या होगा, रिकॉन
वैसे जीन जो क्रॉसिंग ओवर के द्वारा अलग हो जाएंगे उसको रिकॉन कहलाते हैं। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? तो क्रॉसिंग ओवर अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के समय संपन्न होने वाली जीन विनिमय की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कम से कम आनुवांशिक बीमारी जो होता है माँ बाप से बच्चों में पहुंचती है और बच्चों में नए नए गुणों का विकास होता है। देखिए जीन जो रिकॉन होता है, रिकॉन जब जीन क्रॉसिंग ओवर द्वारा जो है अलग हो जाता है तो वो रिकॉन कहलाता है। वैसा जीन जो क्रॉसिंग ओवर द्वारा अलग हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे? रिकॉन बोलेंगे। क्रॉसिंग ओवर जो होता है ना, अर्धसूत्री विभाजन कोशिका के समय संपन्न होने वाले जीन, तो समझिए ना आप टोटली कि जैसे कि आपके माँ बाप को कोई बीमारी है या आपके किसी भी पूर्वज को, तो वो आप में कम से कम आए कम से कम वो चीज़ आए आगे, तो उसके लिए रिकॉन जिम्मेवार होता है। ठीक है, ताकि हमें कम से कम बीमारियाँ आए हमारे पूर्वजों के द्वारा, तो उसके लिए रिकॉन जिम्मेवार होता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि हम लोग, ये हो गया। अब देखते हैं, देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि जीन, अब जंपिंग जीन्स क्या होता है? जंपिंग जीन आपने सुना होगा। देखिए जीन वैसा जीन जो क्रॉसिंग ओवर के समय अपनी स्थिति, देखिए याद रखने के लिए, जंपिंग मतलब जंप कर रहा है यानी अपने इधर उधर कर रहा है, उछल कूद कर रहा है। तो जीन क्या है? वैसा जो क्रॉसिंग होता है ना, क्रॉसिंग ओवर होता है उसके समय अपनी स्थिति वो क्या करता है? जंपिंग जीन अपना स्थिति बदल लेता है, उसको जंपिंग जीन कहते हैं। और इसकी खोज क्या था? बारबेरा बेलिंगटर, बारबरा करके कुछ नाम है, तो मक्के के पौधे के अंदर इन्होंने खोज किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग आरएनए के कार्य। आरएनए के कार्य क्या है? तो आरएनए का कार्य क्या होता है? देखिए आरएनए का काम है ये प्रोटीन का निर्माण करना और संश्लेषण करना। क्या काम है? प्रोटीन का निर्माण करना और संश्लेषण करना, ये आरएनए का काम है। मानव को 22 प्रोटीन की ज़रूरत होती है, इसमें से 12 प्रोटीन का निर्माण शरीर में होता है और 10 प्रोटीन हम लोग को भोजन से लेना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है? तथा 10 को मानव भोजन पदार्थ के माध्यम से ग्रहण करता है और इन 12 प्रोटीनों का निर्माण आरएनए करता है। ठीक है, याद रखना आप लोग को, 12 प्रोटीन का निर्माण जो हमारे शरीर के अंदर होता है वो कौन करता है? आरएनए करता है। और कोलेजिन प्रोटीन मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। देखिए बोले हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो कोलेजिन प्रोटीन पाया जाता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग बोलेगा, देखिए मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा है। त्वचा में ही कोलेजिन प्रोटीन पाया जाता है। कोलेजिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? त्वचा में। वैसे भी त्वचा तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा भाग है ना, तो त्वचा हमें सब जगह है ऊपर में सुरक्षित रखने के लिए, तो त्वचा में कोलेजिन प्रोटीन पाया जाता है और कोलेजिन प्रोटीन ही हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। देखते हैं आगे। आरएनए की जो होता है, आरएनए 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? तो mRNA और rRNA, tRNA। मैसेंजर, M से मैसेंजर आरएनए, आर से राइबोसोम आरएनए, टी से ट्रांसफर आरएनए। अब देखते हैं mRNA क्या होता है। तो M मतलब क्या? मैसेंजर, संदेशवाहक आरएनए, या प्रोटीन बनाने के लिए संदेश देता है। mRNA का क्या काम है? यह प्रोटीन बनाने के लिए संदेश देता है। rRNA का क्या काम है? यह मुख्य आरएनए है जो प्रोटीन बनाता है, जो प्रोटीन बनता है, यह सबसे छोटा आरएनए होता है। आरएनए जो होता है वह सबसे छोटा आरएनए होता है। टीआरएनए क्या होता है? तो टीआरएनए ट्रांसफर करता है आरएनए, यह प्रोटीन का हस्तांतरण करता है। कौन? टीआरएनए। टी मतलब ट्रांसफर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्रोमोजोम क्या होता है। आप लोग के दिमाग में सवाल आया हुआ है, क्रोमोजोम क्या होता है? देखिए क्रोमोजोम का हिंदी में होता है गुणसूत्र। इसका मतलब गुणसूत्र। देखिए क्रोमोजोम अटैच्ड ऑन डीएनए, गुणसूत्र जो होता है ना क्रोमोजोम, वो डीएनए पर लगा होता है। ठीक है, गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देता है। गुणसूत्र कब दिखाया जाता है? कोशिका विभाजन के समय ही दिखाया जाता है। गुणसूत्र हमेशा जोड़ी में होता है। क्रोमोजोम जैसे कि मानव में 23 जोड़ा क्रोमोजोम होता है यानी 46। ठीक है, तो जोड़ा में होता है। मानव शरीर में 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। अब बोलेगा कि इसकी खोज किसने किया था? तो वॉल्डेयर ने किया था। वॉल्डेयर। गुणसूत्र का निर्माण होता है डीएनए और आरएनए और विशेष प्रोटीन, इसको हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। मतलब जो गुणसूत्र का निर्माण डीएनए से होता है, डीएनए प्लस आरएनए, और विशेष प्रोटीन जैसे कि हिस्टोन प्रोटीन से होता है। मच्छर में 6 जोड़ा गुणसूत्र होता है। कितना होता है? 6 जोड़ी गुणसूत्र होता है। टमाटर में 12 जोड़ा गुणसूत्र होता है। आलू तथा तंबाकू में 18 जोड़ा होता है। मटर में 7 जोड़ा गुणसूत्र होता है। अनुवांशिकी
के मटर के पौधों का प्रयोग जो होता है अनुवांशिक में, मतलब अनुवांशिक के मटर पौधों का उपयोग हुआ था, क्योंकि पादप जगत में मटर के पौधे में सबसे कम गुणसूत्र पाए जाते हैं, इसीलिए अनुवांशिक का जब ये क्या बोलते हैं उसको, जब रिसर्च चल रहा था इस पे, तो मटर के पौधों का उपयोग हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 2 टाइप ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बॉडी। अब देखते हैं, एक होता है ऑटोसोम, एक होता है एलोसोम। देखिए ऑटोसोम में क्या होता है, 22 पेयर होता है क्रोमोसोम, और 40 यानी कि लड़का लड़की में समान होगा, ऑटो, ठीक है, ऑटोसोम। अब आते हैं एलोसोम। एलोसोम पेयर, इसमें लड़का लड़की में अलग अलग होता है, ठीक है, जैसे मेल में हो गया आपका XY क्रोमोसोम और फीमेल में XX। देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग इस डायग्राम के माध्यम से कि मेल में XY होता है, फीमेल का XX होता है क्रोमोसोम। तो Y जो होता है वो X से मिल जाता है, और XX से, तो XX जब होगा तो लड़की होगी, और XY जब होगा तो वो लड़का होगा। बहुत बार हम लोग लड़का और लड़की के लिए कि महिला जिम्मेदार है, इसके लिए हम लोग दोषी मानते हैं। ऐसे मानना नहीं चाहिए, और उनको टोंट सुनने को मिलता है अपने परिवार में कि बस महिला तो एक माध्यम है एक्चुअली में, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। वो पूरी तरह पुरुष पे ही डिपेंड करता है कि वो लड़का होगा कि लड़की होगा, ठीक है। आप लोग यहाँ समझ सकते हैं, और अपने घर में भी समझा सकते हैं। अगर किसी को इसकी अज्ञानता हो तो प्लीज़ देखिए। मेल के गुणसूत्र को लिंग निर्धारण, मेल के गुणसूत्र को लिंग निर्धारण गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है। छिपकली में लिंग निर्धारण गुणसूत्र नहीं होते, इनमें लिंग निर्धारण पर्यावरण। देखिए हम लोग में जैसे कि क्रोमोसोम जो हम लोग का सेक्स मतलब लिंग डिसाइड करता है कि हम लोग लड़का होंगे कि लड़की होंगे, लेकिन छिपकली में क्या होता है, छिपकली में जो छिपकली का मेल होगा या फीमेल होता है, ये कैसे निर्धारण होता है, ये निर्धारण होता है उसके पर्यावरणीय मतलब जो टेम्परेचर है उसके पर्यावरणीय ताप से निर्धारण होता है कि छिपकली में मेल होगा या फीमेल, ठीक है। अब देखते हैं ट्रांसजेंडर। आप लोग बहुत सारे LGBTQ समुदाय के बारे में सुने होंगे, ट्रांसजेंडर के बारे में। तो देखिए LGBTQ पता ही होगा आपको, लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर, LGBTQ, ठीक है। तो देखते हैं ट्रांसजेंडर के 23, जब हम लोग देखे तो 23 पेयर 23 पेयर में 22 पेयर हो गया, यहाँ पे दिखाया गया, और एक पेयर फीमेल। उसके बाद देखिए XX लड़की हो जाता है ना, और XY लड़का। लेकिन ट्रांसजेंडर में क्या होता है कि 47 गुणसूत्र होता है, यानी कि 47 क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन नॉर्मल इंसान में क्या होगा, तो क्या होगा 46 गुणसूत्र, 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन ट्रांसजेंडर में 47 क्रोमोसोम होते हैं, तो इसीलिए वो ट्रांसजेंडर हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, चलिए आज मैं आप लोगों को यहीं तक रहने देती हूँ, और आगे की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। आगे की वीडियो में हम लोग इससे आगे के सीरीज को पढ़ेंगे। वन लाइन फैक्ट के माध्यम से मैं आप लोगों को लगभग सभी कंकाल तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये सभी मैं आप लोगों को डिस्कस करवा दूंगी। जितने सारे जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अब 21 दिनों में इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, तो मैं आप लोगों को ओवरऑल जल्दी जल्दी जो टू द पॉइंट चीज़ें मैं आपको बताते चलूँगी। आप इनको बार बार सुनते रहिए, क्योंकि आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको एग्ज़ाम को पास कराने में। कहीं भी आप खाना बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप सुनते रहिए। आपको पढ़ने का मन नहीं करे तो आप सुनते रहिए, ठीक है। तो इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जो कि MCQ या वन लाइन किसी भी का हो सकता है, मैं आऊँगी वापस, और आप लोगों का रिवीजन कराऊंगी। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ से मैंने कहाँ तक पढ़ाया है आज, यहाँ तक ट्रांसजेंडर तक पढ़ाया है। अब मैं कोशिका विभाजन से फिर आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो जब आएगा कोशिका विभाजन के बारे में, कि सेल डिवीजन क्यों होता है, कैसे होता है, क्या क्या होता है इसमें, ये सब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग सभी तैयारी करते रहें BPSC टीचर के बारे में, और टीचर के लिए, और बिहार SSC विजन का एग्जाम है वो भी, ये बहुत सारा इनसे लाभ ले सकते हैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।